नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आज हम एमपी टेट वर्ग 3 2022 के प्रीवियस पेपर की पूरा ए टू जेड सॉल्व करेंगे। चाहे मैथ्स के क्वेश्चन हो, चाहे वीएस के क्वेश्चन हो, चाहे सीडीपी के हो, चाहे लैंग्वेज के क्वेश्चन हो, चाहे पर्यावरण की बात करें, सारे वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको टफ लगे थे। और इस बार एग्जाम को फतेह करना है, एमपी टेट वर्ग 3 में सिलेक्शन पाना है, तो ये सारे प्रीवियस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं। इसके पहले भी ऑलरेडी सभी जो है प्रीवियस के सॉल्व पेपर डेली वाइज कर रहे हैं 7 PM पे, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा और दे दिया गया है। और आज का जो सॉल्व पेपर करेंगे 9 मार्च दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, जी हाँ 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर एग्जाम में पूछा गया था उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। पहले हम लैंग्वेज के प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था वही प्रश्न करेंगे। हिंदी में पेडागॉजी से प्रश्न पूछा गया था कि पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो है पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता को दिया जाना चाहिए। ESV ने व्यक्तिगत विभिन्नता को सही माना है। इसके बाद अगला प्रश्न है साथियों की परिभाषा से उदाहरण की ओर भाषा शिक्षण किसकी विधि होती? भाषा शिक्षण की वह विधि बताइए जो विधि आपके उदाहरण की ओर भाषा शिक्षण की हो। परिभाषा से उदाहरण की ओर, पहले परिभाषा इसके बाद उदाहरण, तो वह कहलाएगी निगमन। परिभाषा क्योंकि नियम बता दिया जाएगा पहले, बाद में उदाहरण होगा। और यही उदाहरण टू परिभाषा अगर होती तो फिर आपका आगमन होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका परिभाषा टू उदाहरण है, इसलिए आपका निगमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ परिभाषा यानी पहले नियम बताया जा रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, यह विचार किसका है? जो लिखना है वह पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, यह विचार स्टेटमेंट किसका है? ये लेडी मॉन्टेसरी की बात करेंगे। मॉन्टेसरी आपने एक लेडी हैं, फीमेल है, जो इनकी मारिया मॉन्टेसरी आपने पढ़ाई होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है एमपी टेट वर्ग 3 में दोस्तों इस बार 101% सिलेक्शन पाना। अगर 101% सिलेक्शन पाना है तो इस बार अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो कौन सी हिंदी की एक बोली है? देखिए मराठी, गुजराती, पंजाबी, तो जो अवधी भाषा होती है एक हिंदी की बोली, किसकी बोली है? हिंदी में भी अवधी भाषा होती है, हिंदी की बोली कहला जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके हिंदी पेडागॉजी से प्रश्न जो है पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था कि प्रगति पत्र जो होता है, जिसे रिपोर्ट कार्ड हम बोलते हैं, इसको तैयार करते समय शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में सोचने का मौका मिलता है। क्या मौका मिलता है? कि जो उसने सत्र के दौरान जो भी सीखा हो या क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ये होता है रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, जिसे हम प्रगति पत्र कहते हैं। उसमें यही सारी चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होता है। जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वह आपका किससे संबंधित होता है? तो वह विषय वस्तु से संबंधित होता है। आप लोग भी कमेंट माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। साथियों अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि प्राथमिक स्तर में अगर हिंदी भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण की बात की जाती है वह होता है भाषा प्रयोग के अवसर। और जहाँ पे पेडागॉजी में अवसर शब्द दे दिया जाए तो समझ लीजिए वह करेक्ट ऑप्शन हमारा निकल जाता है, पॉजिटिव ऑप्शन आ जाता है। अगला भाषा कौशलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका उचित होगा? देखिए भाषा कौशल के संबंध में कि बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखन कौशल क्रम को सीखते, तो केवल शब्द निगेटिव हो जाता है। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है, ये बिल्कुल सही बात है, कई बार पूछा गया है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये 4 कौशल है जो आपस में ही संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों हिंदी पेडागॉजी से कि इनमें से रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण में पदों की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो अभिक्रमित अन्वेषण के रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो ये दोस्तों 4 प्रकार से बांटा जा सकता है। किस कौन कौन से, ये आप लोग कमेंट करके याद करिए कि क्लास में हमने क्या बताया था। बाकी इसके बाद क्लास स्टार्ट होगी, क्लास को हम डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। इनमें से शिक्षण प्रक्रिया के चर कौन से होते हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया के चर, पहली बात तो शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम तीनों होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के चर, क्योंकि चर पूछा गया है
तो 4 आपके शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम तीनों हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। बच्चे के हकलाने के पीछे का क्या कारण है? निम्न में से सबसे उचित बताना है। बच्चा जो हकलाता है इसके पीछे कारण क्या होता है? कारण यह होता है कि वह बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, इसलिए बच्चा हकलाने लगता है। कोई बच्चा जानबूझकर तो ऐसा नहीं करेगा, उसे सही उत्तर नहीं पता होगा तो हकलाएगा भी नहीं, उसकी आदत है, ऐसा हो नहीं सकता। बड़े समूह में अक्सर देखते हैं अगर सामने बच्चा जो है मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, और अक्सर जो बच्चे कहते हैं ना स्टेज में बच्चा बोल नहीं पाता, वही मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ गलती ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें ना बोल दिया जाए, ठीक है। तो पहले 2-4 लोगों के सामने बोलना, फिर 10 लोगों के सामने, धीरे धीरे ऐसे बोलने लगते हैं। नेता लोग क्या करते हैं, ये तो करते हैं पहले लोकल लोग अपने गांव एरिया में पंचायत में बोलेंगे, फिर धीरे धीरे अपने क्षेत्रों में जाएंगे, शहरी क्षेत्रों में बोलेंगे, फिर वो भारत के एक विशेष सदन में बोलने लगते हैं, ठीक है। तो शुरुआत छोटे से ही होती है। कोई भी चीज़ हम क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं, सॉल्व पेपर कर रहे हैं, तो इकट्ठा तो नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन लेकर ही सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऐसी चीज़ें होती हैं। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या होती है? अब उच्च प्राथमिक स्तर दिया गया है तो वह हो जाएगी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो जाए, क्योंकि प्राथमिक शब्द जुड़ा है हुआ है तो आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। निम्नलिखित में से दृश्य शब्द उपकरण, ये लगभग हर पेपर में पूछा गया है, दृश्य शब्द उपकरण से संबंधित पूछा गया है। तो रेडियो केवल श्रव्य हो जाएगा, टेलीविज़न, टेलीविज़न मतलब टीवी, तो टीवी दृश्य शब्द साधन दोनों का हो सकता है मेरे ख्याल से। ग्रामोफोन ये केवल श्रव्य में आ जाएगा। दूरदर्शन दिया गया है, तो दृश्य श्रव्य उपकरण यहाँ पे दूरदर्शन। अब दूरदर्शन में क्या होता है, केवल देख सकते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टेलीविज़न होना चाहिए। टीवी, टीवी देख भी सकते हैं, उनमें आवाज़ें भी आती हैं, सुन भी सकते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान देना। अगला प्रश्न, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व नहीं होगा? यानी आपके क्या क्या दायित्व होना चाहिए भाषा शिक्षक के रूप में? आपकी नियुक्ति जब होती है, जब आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे और हिंदी के अध्यापक बन रहे हैं विशेष तौर पर, तो आपको बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कारणों की पहचान करते समय उपयुक्त उपचार करेंगे, बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराएंगे, बच्चों को सीखने के तरीके के बारे में जानेंगे कि उसके अनुरूप प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराएंगे, या छात्रों के विषय वस्तु को कॉपी में लिखवा कर कोई कोर्स पूरा करवाना। ये आप भाषा के शिक्षक के रूप में आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप भाषा के शिक्षक हैं, और भाषा के शिक्षक होकर कॉपी में लिखाकर केवल लिखाकर कोर्स पूरा करवाना ये गलत हो जाएगा। तो इन चीज़ों को समझते जाना है, फीडबैक करते जाना है। ये बात करते हैं अगले प्रश्न की। बच्चे अपने समाज सांस्कृतिक परिवेश में अर्थ ग्रहण करते हैं, यह विचार किसका है? तो ये वाइगोत्स्की का है। हमने अक्सर कहा जब भी समाज सांस्कृतिक शब्द जुड़ा हो तो वाइगोत्स्की से हो जाता है, ये आपको ध्यान देना। अगला आपका गद्यांश दिया गया है। जातियाँ इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक भी बस गई हैं। तो ये आपका गद्यांश दिया गया है जो जातियों से संबंधित दिया गया है। अगला है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार अहिंसा सत्य और आक्रोध मूलक धर्म का उक्त है, तो यह हो जाएगा आपका आत्मनिर्मित बंधन हो जाएगा, ये इस गद्यांश से लिया गया है। अगला प्रश्न साथियों इस गद्यांश से पूछा जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार देश में आने वाली विभिन्न जातियों ने क्या खोज निकाला है? तो एक समान धर्म जो है खोज निकाला है, कि सभी का एक समान धर्म हो, और वह होता है मानवता का धर्म। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार किसने यह खोजा कि समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक समान आदर्श है? किसने खोजा था? तो जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो ऋषियों ने खोजा था। क्या था? ऋषियों ने खोजा था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के। यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मनुष्य को सर्वत्र पछाड़ता है और आदमी सदा उससे लोहा लेने के लिए कमर कसे रहता है। किसके अनुसार है? अज्ञान। अज्ञान जो होता है मनुष्य को सर्वत्र पीछे करता है और आदमी को सदा जो है लोहा लेने के लिए कमर यानी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता है, और वह होता है ज्ञान। क्योंकि ज्ञानी लोग लड़ते नहीं हैं, बातों से ही जीत जाते हैं।
उपयुक्त गद्यांश के अनुसार देखिए ज्ञानी लोग जैसे आप देख सकते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण जी हो ज्ञानी हो, उन्होंने हथियार नहीं उठाया, कुछ नहीं किया, लेकिन ज्ञान के माध्यम से उन्होंने जीत लिया। तो ऐसी भी चीज़ें होती। तो एक मेरा कहना नहीं है, एक फॉर एग्जांपल देना है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग अन्यथा ना लीजिएगा मेरी इन बातों को। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार असत्य कथन को चयन करना है। देखिए मनुष्य की मनुष्यता यही है कि ये सबके दुख को सहानुभूति को साथ देखता है। अज्ञान मनुष्य को सर्वत्र पछाड़ता है, आदमी की सदा उसे लोहा लेने के लिए कमर कस लेता है। समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक समान आदर्श भी है। तो ये तीनों चीज़ें आपके गद्यांश में दी गई हैं। लेकिन जातियां भारत देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक वापस भी गई हैं। तो ये कथन आपके गद्यांश में नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला प्यारा सा प्रश्न दिया गया है, इनमें से गुण दोष कौन सा समास होगा। तो गुण दोष दोनों पद प्रधान है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे दोनों पद प्रधान होंगे द्वंद्व समास होगा। तो समास पूछा गया है, लोकोक्ति अब पछताए होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये लोकोक्ति है, नहीं समय गुजरने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं। अभी समय है, आपको अभी समय है तैयारी करने का, अभी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद केवल पछतावा हाथ में रहता है, इसलिए मौका मत निकालिएगा। क्योंकि परिवार, ये समाज जो होता है दोस्तों, वो केवल फिर बाद में आपको ताने भर मानता है। तो ताने नहीं मरवाना है, चुपचाप मेहनत में लग जाइए, जुट जाइए, 3 से 4 महीना तैयारी कीजिए, सिलेक्शन ले आइए, अपने आप खुशी को महसूस करेंगे। जो ताने मारते हैं उनके मुंह पे ताला लगा दीजिए। अगला, इनमें से आश्चर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। तो आश्चर्य मतलब होता है विस्मय। इसके बाद पद्यांश दिया गया है, काव्यांश देख लेते हैं। व्योमंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस रामल कामनी दल में सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में धीर वीर गंभीरता शिखर पर हिमगिर अटल अचल में। इस प्रकार से आपका काव्यांश दिया गया है। और आइए जानते इस काव्यांश से प्रश्न कर क्या पूछा गया था। जब सब जगह कौन सा अव्यक्त शब्द गूंज रहा है। तो चुप 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 गूंज रहा है। अब आप बोलेंगे कहाँ, यहाँ पे लिखा सिर्फ एक अव्यक्त शब्द चुप 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 सब जगह गूंज रहा है। ये आपके काव्यांश में ही दिया गया है। तो काव्यांश से ही प्रश्न पूछा गया है। अगला, थके हुए जीवों को कौन सा एक प्याला पिलाता है। और वह है नदी। इसके बाद बहुत अच्छा प्यारा सा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि अमल से कवि का तात्पर्य क्या है। तो अमल से कवि का तात्पर्य होता है स्वच्छ होने से। कहते हैं ना, किसी अच्छी चीज़ को अमल करना चाहिए, अमल का मतलब यही होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया होगा। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। प्रश्न पूछा गया, सौंदर्य गर्वित सरिता में कौन सा अलंकार होगा। सौंदर्य गर्वित सरिता, इसमें मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अब किसी में देखिए उपमा अनुप्रास उत्प्रेक्षा, ये तो समझ नहीं आ रहा, तो मानवीकरण एक अलग से दिया गया था। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए। ऑप्शन देखिए, अगर क्वेश्चन नहीं बना तो ऑप्शन देखिए, जो भी अगर लगे आपको ये अलग है तो वही होगा। अनल शब्द का पर्यायवाची, तो पर्यायवाची पूछा गया, अनल का अग्नि हो जाएगा। ये सारे अग्नि को ही अनल बोला जाता है, ये अग्नि के पर्यायवाची हो जाते। तो पर्यायवाची भी पूछी गई थी। पर्यायवाची संधि समास, ये तो नॉर्मल है। शांत शब्द का विलोम भी पूछा गया। तो शांत का विलोम अशांत होता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये तो सभी लोग लगभग कर लिए होंगे। अगला है कि अव्यक्त में उपसर्ग, उपसर्ग पहले होता है, तो यहाँ पे अव्यक्त में आ उपसर्ग हो जाएगा, व्यक्त आपका यहाँ पे शब्द हो जाएगा। अब बात आती है मैथ्स कैलकुलेशन, गणित की बात आती है। क्या सभी लोग तैयार हैं गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो रब पेन कापी ले लीजिए, 10 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ। चलिए 10 सेकंड हो चुके हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया 17.82 गुणे 17.82, होल वर्ग का मतलब ये होता है।
माइनस अंडर रूट 576। 576 किसका वर्ग है, सभी लोग बताइए। 576 किसका वर्ग है, ये दोस्तों 24 है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 24 लिख सकते हैं। -24 बराबर क्या आएगा, तो 17.82 गुणे 17.82 कीजिए, ये लगभग आपका आ जाएगा 317.5524। इसमें आपको 24 घटा देना है तो आ गया 293.545524। तो 293 देखिए डी ऑप्शन में दिया गया, सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था ये देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि एक संख्या का 5वां भाग उसके 7वें भाग से 154 अधिक है, संख्या बताइए। क्या सभी लोग लगा लेंगे। कोई एक संख्या है, संख्या का 1/5वां भाग उसके 7वें भाग से 1/7 बराबर 154। तो 5 सते 35 आ गया और 5 ऋण 7 आ गया बराबर 154 आ गया। तो 5 ऋण 7 -2 आ जाएगा, बटे 35 ऊपर चला जाएगा और ऋण 2 यहाँ पे आ जाएगा। 2 से काट दिए 154 को। 77 गुणे 35 कीजिए, 2695 आ जाएगा। कोई डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। संख्या 12 ऋण और 8 और 4 के वर्गों का योग बताइए। 12 का वर्ग निकाल लीजिए। 12 का वर्ग होता है 144, 8 का होता है 64 और 4 का होता है 16। -8 का वर्ग करेंगे यानी -8 गुणे -8 करेंगे तो माइनस का गुणा गुणे में प्लस हो जाता है, इसलिए 8 टाइम 64 हो गया। बस तीनों को प्लस कर दीजिए। 6 4 10 4 14, 2 6 2 8, 8 4 12, 224 किस में दिया गया है पहले आगे। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न पूछा गया था यदि A/B बराबर 2/3 दिया है तो ये हमें इसके अनुपात में मान निकालना है। A/B बराबर 2/3 दिया है, मतलब यहाँ पे A बराबर 2 हो जाएगा, B बराबर 3 हो जाएगा। ये मान आपको इसमें रख देना है। 5A³ मतलब 2 की घाते 3 ऋण 2A² मतलब 2 गुणे 2 का वर्ग गुणे B गुणे 3। अनुपात में बटे में भी कर सकते हैं या अनुपात में वैसे भी कर सकते हैं, हम बटे में कर लेंगे। 3 × AB², तो 2 3 गुणे 2 कर लीजिए इंटू B² यानी 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, -B³ यानी 3 त्रिकाई 9 3 27 लिख दीजिए। सॉल्व कर लीजिए बस, इसको सॉल्व कर लेंगे आपका 16:27 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप पे पूछा गया था कि त्रिभुज DEF में सभी भुजाएं समान लंबाई के तो प्रत्येक कोण होगा। सभी लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण 180 अंश होता है, समान लंबाई के तो बटे 3 कर दीजिए, तो 6 × 18 60 कोण आएगा, प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया कि एक कोण अपने संपूरक का 2/7 है तो इसका माप बताइए। दो कोणों का योग 180 अंश हो गया, क्योंकि दो कोण यहाँ पे दिए जा रहे हैं। माना संपूरक कोण x मान लीजिए, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, संपूरक कोण का 2/7वां भाग है, यानी x × 2/7 = क्या आ जाएगा 2x/7 मान आएगा। दोनों का योग 180 कर दीजिए, यानी कि 2x/7 + x, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा। यहाँ से 7 LCM आएगा आपका, 7 × 7 7 2
2x प्लस 7x, 7 गुणे 180 हो जाएगा, 7 दो 9x हो जाएगा, यानी 9x बराबर क्या आ जाएगा 180 गुणे 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 गुणे 7/9, 9 दून 18, 20, 2 सत्ते 14, x बराबर आ गया 140। x की वैल्यू क्या आ गई 140 आ गई। और क्या कह रहा है ये 2/7 गुना है, तो 7 एकम 7 दूनी 14, 20, 20 दूनी 40, 40 डिग्री आ जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा को वीडियो को अच्छे से देखिए और फिर समझिए। इसके बाद आइए बात करेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न 2 लाइन का है। इसमें क्या कह रहा है 0.6x ऋण 1.9 बराबर 0.2x प्लस 0.5 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, 0.6x है, 5x x का मान इसके साथ कर लीजिए, यानी 0.6x माइनस 0.2x बराबर कर लीजिए 0.5 धन 1.9। 0.6x में 0.2x करेंगे तो 0.4x आ जाएगा बराबर 2.4। लघुत्तम दशमलव ख़त्म करना है तो जो दोनों जगह एक संख्या बाद है तो 10 का गुणा करेंगे या बटे में 10 कर देंगे तो एक ही बात हो जाएगी। अगर 4x/10 करते हैं बराबर 24/10 करते हैं तो 10 कट जाएगा, तो x बार क्या आ जाएगा 24/4, यानी 4 छंग 24, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो 6 किस में दिया गया है सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो आप लोगों को सही हो जाएगा। बस मैथ्स ऐसे ही तो निकाला जाता है। अगला प्रश्न कि कौन सी संख्या जो होगी 2a + 10 बराबर 18 को संतुष्ट करेगी। सभी लोग बताइए, कुछ नहीं करना, 2 लाइन का आंसर। 2a धन 10 बराबर 18 दिया है, तो 2a बराबर हो जाएगा 18 माइनस 10 यानी 8। a बराबर क्या हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। a की वैल्यू 4 आ जाएगी। बस यही तो निकालना था। ये समझना जरूरी कि हमें निकालना क्या है, ये चीज़ जानना जरूरी है। ठीक है। 15 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का दुगुना दूसरे भाग के 3 गुना के बराबर है। तो भागों का पता लगाइए। 15 को दो भागों में बांटा जाता है, तो मान लेते हैं x और y हैं 15 के 2 भाग। पहले भाग का दुगुना दूसरे भाग का 3 गुना के बराबर है, तो पहला भाग दुगुना दूसरा 3 गुना के बराबर है, यानी कि 2x धन 3x बराबर किसके है 15 के, तो 5x बराबर 15 के, तो x बराबर 15/5 यानी 3। x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है। अब कह रहा है 2x 3x कह रहा है, तो 3x मतलब 3 त्रिकाई 9, 2x मतलब 2 ताई 6, 9 अनुपाते 6, 9 और 6 आएगा पहले ऑप्शन में जो दिया गया है, तो 9 और 6 ये 2 हो जाएंगे। ठीक है। अगला पेडागोजी से प्रश्न है कि CCE किसके उन्मूलन में सहायता करता है। तो CCE जो होता है वह मेमोरिजेशन अर्थात याद करने में सहायता करता है, जो CCE होता है। फिर अगला प्रश्न दिया गया 154 मीटर में 149 मीटर को विभाजित करना है। तो बहुत सिंपल सा बात है, 154/49 कर लीजिए, 7 से काट लीजिए, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22/7 आ जाएगा। केवल एक लाइन का उत्तर, मन में भी लगा सकते थे आप लोग। अगला 5 किलोग्राम 550 ग्राम से 1200 ग्राम में कर दो, किलो को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 किलोग्राम मतलब 5000, तो 5550 अनुपाते 1200, ये ग्राम में दोनों हो गए, 0 से 0 कट गया, 555 और 120 बचा। तो इसको आप किससे काट 15 से काटिए, 15 8 120, 15 पना 15 3 45 और 15 7 105, 37/8 आएगा, 37/8 डी ऑप्शन में सही हो जाए। इसके बाद है एक प्रश्न पिछले पेपर में भी इस प्रकार का आया था, यानी गुणनखंड दिया गया था, बहुपद दिया गया था x+1 बराबर, तो x+1 बराबर अगर 0 हो तो x का मान क्या हो जाएगा -1, तो -1 इसमें रख देना, बस k का मान आ जाएगा। कैसे 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -1 बराबर 0, तो 2
माइनस के बराबर 0 तो 2 बराबर के अर्थात के बराबर 2। तो के बराबर 2 किस में दिया गया है? देखिएगा डी ऑप्शन में दिया गया है, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यदि 0.75 अनुपाते x बराबर समानुपाते 5 अनुपाते 8 है तो x का मान निकालिए। कुछ नहीं करना है आपको, 0.75/x कर दीजिए, ठीक है, और बराबर में लिख देना है आप लोगों को। क्या लिख देना है बराबर में? यहाँ पे 0.75/x बराबर 5/8 त्रिया गुणा कर लीजिए। यहाँ से आपका x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कर लेंगे आप लोग सभी लोग, बताइए, इतना तो कर लोगे आप लोग, ठीक है। चलिए आंसर बता देता हूँ। आंसर 1.2 आएगा, याद रखिएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, शायद दिक्कत हो जाए आप लोगों को, सॉल्व कर देते हैं। चलिए, नो डाउट, डाउट बिल्कुल रखना नहीं है किसी के ऊपर, डाउट बिल्कुल न रखें। 0.75 हमने जो लिखा था बटे x बराबर 5/8। 8 को 0.75 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 6 बराबर 5x, तो x बराबर जाएगा 6/5। इसको हम 1.2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 एकम एक बार जाएगा, दशमलव आएगा, 0 आएगा, फिर 5 को 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1.2। तो 1.2 बी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। 2 लाइन का था इसलिए हमने सॉल्व भी करा दिया, कहा कि दिक्कत न हो आप लोगों को। अगला क्रिया प्रसूत अनुकूलन शिक्षण मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया? तो जब भी दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुकूलन शिक्षण मॉडल की बात की जाती है तो BF स्किनर का नाम आता है, ये सभी लोग जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एडगर डेल के अनुभव का शंकु सापेक्ष प्रभावशीलता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स दर्शाता है। फिर अगला, दिए गए समीकरण में क्या करना है? 2 संख्याओं को आपस में बदलना है जिसका मान -27 है, यानी माइनस संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ क्या करिए, किसको चेंज करना है? 18 और 3 को चेंज कर लीजिए। जहाँ 18 वहाँ 3 कर लीजिए, -60 × 4 प्लस 3 की जगह 18 कर लीजिए, भागे 9। तो पहले गुणा होता है ना, 3.8 चौक 32, फिर भाग होता है, तो 9 दूना 18, 32 2 3 5 -32 है ना, तो 27 माइनस का आ जाएगा ना, बस यही तो करना है। 18 और 3 को कन्वर्ट कर लीजिए, यानी जहाँ 18 वहाँ 3 कर लीजिए, जहाँ 3 है वहाँ 18 कर लीजिए। अब अगला प्रश्न कह रहा है L बराबर M करना है, M बराबर माइनस करना है, N बराबर X करना है, P बराबर भाग करना है। ये है वही चीज़ यहाँ पे कर लेना है। चलिए मैं कर देता हूँ, उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। 5 के बाद N है तो N का कह रहा है, N का गुणा करना है, फिर 5 है, इसके बाद P कह रहा है, ठीक है। तो P में हमें क्या करना है? भाग करना, तो यहाँ भाग कर लीजिए, फिर 5, फिर कह रहा है L, तो L में हमें क्या करना? प्लस करना है, फिर 5, फिर M क्या करना? -5। इसको सॉल्व कर लीजिए, बस पहले गुणा कीजिएगा, 5 25 भागे 5 प्लस माइनस -5, फिर भाग करेंगे, 5 बचेगा, प्लस माइनस कट गया, बचा शेष 5। तो बी ऑप्शन में आपके 5 दिया गया है, तो ये आप लोगों का सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है 1 बराबर 3 है, 2 बराबर 5 है, 3 बराबर 7 है, 4 बराबर 9 है, तो 7 बराबर क्या होगा? अब देखिए बीसम, 1 बराबर 3, 2 बराबर 5, 3 बराबर 7, 4 बराबर 9, तो 5 बराबर हो जाएगा 11, 6 बराबर हो जाएगा 13 और 7 बराबर हो जाएगा 15। 15 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विषम संख्याएँ दी गई, बस कुछ ज़्यादा नहीं पूछा गया। अगर दिए गए इंटरचेंज आपस में बदलना है, प्लस और भाग को आपस में बदल दीजिए, और संख्या 3 और 4 है तो प्लस और भाग को आपस में बदल देंगे तो आपका 9 आएगा। किससे बदलना है? ये संख्याएं दी गई, 12 + 2 × 3 भागे 4 -18 को बदल दीजिए, ठीक है। इतना तो कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के कर रहे हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को थोड़ा वही चीज़ें हैं, वही लेवल है, तो आप लोग खुद थोड़ा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा सभी के लिए। एक शोध अध्ययन में आपको कितना विश्वास करना चाहिए? एक शोध अध्ययन अगर कर रहे हैं तो आपको एक ही शोध अध्ययन पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं।
विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा एक ही निष्कर्ष मिलने के बाद आपको शोध में निष्कर्षों पर भरोसा करना है। बिल्कुल सही बात। कोई भी निष्कर्ष निकालेंगे और सभी शोधकर्ता का एक ही निष्कर्ष निकल गया तो इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, भरोसा करना भी चाहिए। तो केवल 2 सही है हमारा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों कि व्यवहार के नमूने को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या होता है। कोई भी व्यवहार है अगर उसके नमूने को माप लिया जाए तो उसमें प्रयुक्त उपकरण को ही टेस्ट या परीक्षण बोला जाता है। अगला प्रश्न है असाधारण बच्चे कैसे होते हैं, जिनको असाधारण बच्चे हम बोलेंगे। तो असाधारण बच्चे स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली भी होंगे, अस्थि विकलांग भी हो सकते हैं, सीखने में अक्षम भी हो सकते हैं। ये सभी लोगों को असाधारण बच्चे बोले जाएंगे। तो ये सभी विकल्प हमारे सही, सभी को असाधारण बच्चा बोला जाए। इसमें काफ़ी दिक्कतें हुई। काफ़ी लोगों ने माना था कि असाधारण बच्चे उसको बोला जाता है जो विकलांग हो या सीखने में अक्षम हो। स्वाभाविक रूप से तो असाधारण मतलब साधारण ना हो, तो प्रतिभाशाली होगा तो वो भी साधारण में नहीं आएगा, विकलांग है तो वो भी सामान्य में या साधारण में नहीं आएगा, सीखने में अगर अक्षम है तो वो भी सामान्य साधारण में नहीं आएगा। तो इस कैटेगरी के ऊपर आपको देखना है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, आने वाले एग्जाम में फिर आपको गलती नहीं करना है। एक शिक्षक ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित किया और छात्रों से नवीनतम मैच में भारतीय टीम के क्रिकेट स्कोर पढ़ने के लिए कहा। फिर उसने प्राप्तांकों का दंड आलेख बनाने को कहा। तो शिक्षक क्या कोशिश कर रहे हैं? तो शिक्षक जो है कोशिश कर रहे हैं गणितीय अवधारणा वास्तविक जीवन के बीच संबंध बनाने में छात्रों की मदद कर रहे हैं। अगले प्रश्न साथियों पूछा गया था कि नीचे दी गई सूची में कौन सी परियोजनाएं हाई स्कूल गणित के लिए उपयुक्त है। तो हाई स्कूल गणित के लिए स्कूल बैंक का निष्पादन, स्कूल में स्टेशनरी स्टोर चलाना, स्कूल का बगीचा बिछाना, तो ये सारे जो है परियोजनाएं हाई स्कूल गणित के हो जाएंगे। तो दिए गए सभी विकल्प वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पाठ योजना संभावनाओं को विकसित करती है। तो कोई भी पाठ योजना होगी उसकी क्या संभावनाएं विकसित करती हैं? समायोजन, एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। और अंतिम है, और आयु वाला प्रश्न हो पूछा ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक पिता की आयु उसके 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। 5 बच्चों की आयु x मान लीजिए, पिता की भी आयु x मान लीजिए। 15 वर्ष बाद तो x + 5 गुणे 15, x + 5 किसकी हो गई? बच्चों की आयु हो गई, क्योंकि 15 वर्ष बाद तो गुणे 15 करेंगे यहाँ, क्योंकि x + 5 है, याद रखिएगा। x + 5 x + 5 x + 5 15 बार होंगे, इसलिए गुणा 15 होगा। तो x + 15 पना 75 आ जाएगा। इस प्रकार 15 वर्ष बाद जो है पिता की आयु में क्या आएगा? पिता की आयु केवल x + 15 हो जाएगी। अब क्या कह रहा प्रश्न, याद रखिएगा, x + 75 करिए और x + 15 करिए। कह रहा 15 वर्ष बाद 5 बच्चों की आयु का योग पिता की आयु का दुगना हो जाता है। तो पिता की आयु का दुगना हो रहा है। क्या कह रहा? पिता की आयु का दुगना हो जा रहा है, यानी x + 75 और x + 15, पिता की आयु का दुगना ये हो रहा है। तो अगर पिता की आयु में दुगना कर दिया जाता है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, बस निकाल लेना है। x + 75 कर लीजिए और बराबर 2x + 30 कर लीजिए। x को x तरफ ले जाइए, 30 को इधर लाइए, तो x बराबर हो जाएगा 75 में 30 माइनस कीजिए 45 आ जाएगा। 45 डी ऑप्शन में दिया गया है, वह सही हो जाएगा। तो मैथ्स के भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब बचते हैं आपके ईवीएस के। ईवीएस में क्या पूछा गया कि फ्लोराइड से दूषित पेयजल किसके कारण हो सकता है। तो फ्लोराइड ध्यान रखिएगा, ईवीएस के टफ क्वेश्चन जो पूछे गए थे ये वही टफ क्वेश्चन हैं जो हम पेपर एनालिसिस कर रहे थे, तो वहाँ पे आप लोगों को लग रहा था, जो बच्चे बता रहे थे कि बहुत टफ पूछा जा रहा है। तो फ्लोराइड से दूषित पेयजल किसके कारण होता है? तो दोस्तों फ्लोरोसिस की बात होती है, नोट करते जाइएगा। टेलीग्राम से जुड़िए, साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज से जुड़िए, सारे अपडेट पाइए, सारे मैसेज कीजिए, कनेक्ट रहिए। अपने क्वेश्चन, अपने मन के क्वेश्चन को पूछे, सारे जवाब मिलेंगे, सारे रिप्लाई मिलेंगे। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण में कौन सा बम था? और वह था हाइड्रोजन बम। अगला प्रश्न पूछा गया कि ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। देखिए ईवीएस की प्रगति एकीकृत है, बिल्कुल सही बात है। ईवीएस बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होती है, ये भी सही बात है। ईवीएस शिक्षार्थियों को उनके पर्यावरण का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान होता है, तो ये भी सही बात है। लेकिन ईवीएस विवरण परिभाषाओं पर जोर देता है, यह गलत है।
क्योंकि ईवीएस परिभाषक बोल रहे हैं, ईवीएस समझने की, देखने की, जाकर खुद चीज़ें समझने की वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला, सुनीता अपने विद्यार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़वादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। तो सुनीता निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहती है? भाई सुनीता क्या कर रही है? अपनी बालक बालिका विद्यार्थी को कार्य संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़वादी छविता के प्रति संवेदनशील कर रही है। तो ऐसा करना क्या होगा? ऐसा करना इसलिए होगा क्योंकि एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हो। इससे बेस्ट एग्जाम्पल हो नहीं सकता, क्योंकि एक माँ है वो भी ऑटो चालक। अगला, पक्षी, चूहे और शेर का आश्रय क्रमवार बताना है। तो पक्षी का कहाँ पे रहता है? पक्षी पहले रहता है घोंसले में, और चूहा रहता बिल में, शेर रहता मांद में। बिल्कुल करेक्ट, डी ऑप्शन। तो आवाज़ से भी प्रश्न आ गया आपके। अगला प्रश्न देखिए, मंदिर के ऊपर शिखर हाथों से उठाने के लिए बहुत भारी हुआ करता था। मंदिर के ऊपर जो शिखर है वह अगर हाथों से उठाया जाए तो बहुत भारी हुआ करता था, इसलिए मंदिर के शीर्ष पर निर्मित बोल्डर को रोलर्स पर बनाए जाते थे। किस प्रकार के? ढलान रूप बनाए जाते। जो बोल्डर को रोलर्स पर रखा जाता तो उसके ऊपर क्या घुमाया जाता था? ढलान। अगला प्रश्न देखिए, अगला, पश्चिमी हिमालय में दिखाई देने वाली अपरिवर्तन नहरें कहलाती हैं जो परिवर्तित नहीं होती हैं। पश्चिमी हिमालय में उसको गुल या कुल्सी बोला जाता है, कुल्स। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मुक्त क्लोरीन की उपस्थिति डीपीडी, डाईथायराइड पी फेनिलेडियम किस रंग का उत्पादन करता है? तो यह गुलाबी रंग का उत्पादन करता है। गुलाबी अर्थात पिंक की बात करें। पिंक सिटी, गुलाबी सिटी कौन है? सभी लोग बताइए, ईवीएस का चैप्टर है। नीम का वैज्ञानिक नाम बताना है। मैंगी फेरी इंडिका, ये आम का वैज्ञानिक नाम है। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आज़ादी राछा इंडिका। आज़ादी राछा इंडिका ये नीम का वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया तो सर्वाधिक स्थित परितंत्र कौन होता है? महासागर सर्वाधिक स्थित परितंत्र हो जाएगा। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या होता है? ना क्रोमोसोम्स ना कोशिका द्रव्य, तो क्या होगा? कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखिएगा। फीडबैक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, प्रिपरेशन को मजबूत कर लीजिएगा। अगला, चंद्रयान फर्स्ट के मुख्य वैज्ञानिक कौन थे? और वह थे दोस्तों हिमांशु गुप्ता, नहीं, जितेंद्र नाथ गोस्वामी। चंद्रयान फर्स्ट के मुख्य वैज्ञानिक कौन थे? उसमें जितेंद्र नाथ गोस्वामी जी थे। जो आप बोल रहे थे ना कि ईवीएस में सोलर से ज़्यादा पूछा गया है, साइंस की भाषा की बात करें इसमें ज़्यादा पूछा गया है, तो वही चीज़ें। अगला है, गैनीमीड किसकी या किसका चंद्रमा है? तो गैनीमीड बृहस्पति का चंद्रमा है। बहुत कितने लेवल का देखिए पूछा गया था, कोई बोल भी नहीं सकता क्योंकि ये चैप्टर में है आपके ब्रह्मांड। अगला है, यह ग्रह पीले तारे की तरह दिखाई देता है, इसके चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। इस ग्रह को क्या कहते हैं? 7 वलय किस में पाया जाता है? शनि। शनि में 7 वलय पाए जाते हैं। इशारा काफ़ी था, 7 वलय। अगला, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर किसके प्रथम निदेशक थे? तो ये दोस्तों बार्क के प्रथम निदेशक। जी हाँ, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जो है बार्क के प्रथम निदेशक थे, BARC। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कब से प्रभाव में आया? तो आपकी जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है ये आपके 2004 में जो है प्रभाव में आया था, यानी तेज़ी से बढ़ा, लोगों को जागरूक किया, लोगों तक पहुंचा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आसन जो है युवाओं के लिए विशेष रूप से अनुशंसित होता है? वो नटराज आसन। नटराज आसन जो होता है, ये नटराज आसन जो होता है विशेष रूप से अनुशंसित होता है। अगला, क्रिकेट बाइबल का नाम क्या है? तो व्हाट इज नेम ऑफ द क्रिकेट बाइबल? इसका नाम है दोस्तों विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक की बात करें।
अगला प्रश्न है, इंदौर के पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये दोस्तों इंदौर के पास जो है पारसी क्रिकेट क्लब है, इसकी स्थापना 1890 में की गई थी। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? फीफा विश्व कप की स्थापना 1930 में की गई थी। अगला प्रश्न है, अधिगम हेतु भ्रमण के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित किया जा सकता है? तो तथ्य एकत्र करना और विश्लेषण करना, इसे एकत्रित किया जा सकता है। अगला, शिक्षण अधिगम पाठ की योजना बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य संदर्भ केंद्र होता है? सभी लोग बताइए। तो शिक्षण अधिगम को अगर पाठ की योजना बनाना है, उसके लिए जो मुख्य संदर्भ केंद्र होगा वह होता है पाठचर्या और या पाठ्य पुस्तक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न इंटरेस्टेड क्वेश्चन पूछा गया था कि समूह चर्चा खाली स्थान लगता है तथा खाली स्थान स्तर के ध्यान तथा लगन की आवश्यकता होती है। देखिए, समूह चर्चा करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा तथा ऊंचे स्तर के ध्यान तथा लगन की आवश्यकता होती है समूह चर्चा में, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है? देखिए, तापमान में वृद्धि वनोन्मूलन का परिणाम है, प्रदूषण स्तर में वृद्धि वनोन्मूलन का परिणाम है, तापमान में कमी ये नहीं है, और बाकी भूजल स्तर में कमी ये भी आपके वनोन्मूलन परिणाम है सारे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस तलछटी चट्टान की प्राकृतिक उपस्थिति के कारण मिट्टी की प्रकृति अक्सर क्षारीय होती है? जी हाँ, मिट्टी में जो है तलछटी चट्टान की प्राकृतिक उपस्थिति के कारण मिट्टी की प्रकृति अक्सर क्षारीय होती है। किसके कारण होती है? उसमें जो आपका सिल्ट स्टोन होता है या चूना पत्थर, नहीं चूना पत्थर इज द राइट, लिम स्टोन होगा, चूना पत्थर लिम स्टोन के कारण ही मिट्टी प्रकृति जो है अक्सर क्षारीय होती है तलछटी चट्टान की। अगला प्रश्न है कि विवर्तनिक प्लेटों, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है, ये पृथ्वी की किन सतहों पर पाए जाने वाले टुकड़े होते हैं? विवर्तनिक प्लेट ये भूपर्पटी और ऊपरी भूप्रावार, जिसे हम क्रस्ट और अपर मेंटल कहते हैं, यहाँ पर पृथ्वी की इन सतहों पर पाए जाने वाले विवर्तनिक प्लेट्स होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि कक्षा में ICT का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा लाभ लिया जा सकता है? तो ICT का उपयोग करके किताबों की जैसी जानकारी के पारंपरिक शोध द्वारा छोड़ी गई कमी को पूरा कर किया जा सकता है, और ये शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त छात्रों सहित सभी प्रकार के छात्रों के लिए सीखने के अवसर पैदा कर सकता है। इससे छात्रों को इंटरनेट की लत लगना निगेटिव होगा। दो, पहला और सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि कोविड लॉकडाउन के अवधि के दौरान अधिकांश छात्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कक्षाओं में भाग लिया। तो ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, इस उदाहरण से ICT उपकरणों को निम्नलिखित में से कौन सा पहलू जो है कार्यरत थे? कौन कौन से पहलू इस पर कार्यरत थे, ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो जो पहलू हमारे कार्यरत थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वह होता है स्विचिंग उपकरण और संचार उपकरण। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों कि निम्नलिखित में से किसे छात्र पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है? किन छात्रों को जो है पोर्टफोलियो में रख सकते हैं? आपके दो ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, पोर्टफोलियो की अगर बात आती है तो छात्र का शैक्षणिक कार्य भी और पाठ्यक्रम की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य में शैक्षिक साक्ष्य भी, दोनों को रख सकते हैं। तो एक और दो दोनों, सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सतत और व्यापक मूल्यांकन को निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रक्रिया के रूप में मानता है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में मूल्यांकन को निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रक्रिया के रूप में मानता है? विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में मानता है। ये थे दोस्तों EVS के प्रश्न। अब करेंगे मेन इंपॉर्टेंट CDP बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने जा रहे हैं सभी लोग। आइए दोस्तों बात करेंगे CDP प्रश्नों की बात कर लेते हैं। CDP के क्या प्रश्न पूछे गए थे बाल विकास के, जो काफ़ी टफ थे। आइए जानते हैं इस प्रकार से प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे।
और ध्यानपूर्वक समझना है सभी लोगों को कि बालकों की अपेक्षा जो है बालिकाओं का शब्द भंडार लगभग सभी आयु तथा अवस्थाओं में क्या रहता है, अधिक रहता है। जी हाँ, बालकों की अपेक्षा अगर बालिकाओं में देखा जाए तो शब्द भंडार जो है लगभग सभी आयु तथा अवस्था में ज़्यादा रहता है। ये बाल विकास CDP से प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों कि किसी पढ़ाई गई विषय वस्तु के संबंध में शिक्षार्थी बालक बालिका की वास्तविक उपलब्धि, एक्चुअल लर्नर अचीवमेंट जिसे बोलते हैं, इसके आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन होगा। जी हाँ, किसी पढ़ाई गई जो है विषय वस्तु के संबंध में शिक्षार्थी की वास्तविक उपलब्धि के आकलन में बताना है। तो वास्तविक उपलब्धि के आकलन में जो सही होगा वह विषय के कवर की गई विषय वस्तु का उपयोग कर शिक्षार्थी को टेस्ट पूरा करने के लिए कहना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न CDP में क्या पूछा गया था दोस्तों कि किस पारंपरिक शिक्षा, जी हाँ, किस पारंपरिक शिक्षा सिद्धांतकार का मानना था कि काल्पनिक संरचनाओं के उपयोग ने व्यवहार की हमारी समझ में योगदान नहीं दिया। इसका मानना है स्किनर का। जी हाँ दोस्तों, स्किनर मनोवैज्ञानिक का मानना है, सिद्धांतकार का मानना है कि काल्पनिक संरचनाओं के उपयोग ने व्यवहार की हमारी समझ में योगदान नहीं दिया। इसके बाद अगला CDP का प्रश्न पूछा गया था कि यदि कोई छात्र शरारती है और कक्षा में अपने शब्द और कार्यों से परेशान करता है तो उससे निपटने के लिए आपकी राय निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बेस्ट होगा। जो बच्चा बालक शरारती हो और अपने शब्द कार्यों से परेशान आपको कर रहा हो तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। कॉल हिम टू योर रूम एंड मेक टू हिम टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम्स। उसे अपने कमरे में बुलाओ और उसकी समस्याओं को समझो कि बच्चा ऐसा क्यों करता है। सबके सामने नहीं, अपने रूम पे बुलाइए, जो आपका बेंच रूम होता है उस पर बुलाना है। अगला प्रश्न है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। सभी लोग जानते हैं विलियम वुंट की बात करेंगे। जी हाँ, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक आपके विलियम वुंट हो जाते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि मानसिक मंदता का कौन सा रूप निम्नलिखित में से एक अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होता है। जी हाँ, ये हमने आपको पढ़ाया भी था, बताया था कि मानसिक मंदता किसके कारण होता है। एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है जिससे मानसिक मंदता आती है और वह अतिरिक्त गुणसूत्र आपका है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म ऐसा गुणसूत्र होता है जो अतिरिक्त आ जाने पर मानसिक मंदता आ जाती है। कहते हैं ना अति सर्वत्व वर्जित, तो अत्यधिक हो जाता है। बिनेट द्वारा सुझाए गए इनमें से कौन से बुद्धि का तत्व नहीं है। तो बिनेट द्वारा दिशा है, अनुकूलन है, लेकिन समझना नहीं है। समझना जो है बिनेट का सुझाया गया बुद्धि का तत्व नहीं है, बाकी दिशा, अनुकूलन, आलोचना ये सारे हो जाएंगे। अगला प्रश्न CDP में क्या पूछा गया बाल विकास में कि एक विशेष उम्र में हर सामान्य बच्चा रेंगना, चलना, बात करना शुरू कर देता है एक विशेष उम्र में। ये किसका उदाहरण होगा। तो यह परिपक्वता का होगा, मेच्योरेशन की बात करें। कहते हैं ना मेच्योर हो गया है, तो एक विशेष उम्र में ये बच्चा करेगा ही करेगा। बच्चा 9 मंथ 1 साल में बच्चा रेंगने लगता है, 1 से 1.5 साल में चलना शुरू करना, बात करना, ये परिपक्वता कहलाती है और इसी को ही बच्चे की परिपक्वता बोला जाता है। अगला निम्न में से कौन जो है गर्भावस्था से शुरू होता है और बच्चे के जन्म या गर्भपात के साथ समाप्त हो जाता है। वह क्या होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जो होती है गर्भावस्था शुरू होती है और बच्चे के जन्म या गर्भपात के बाद फिर ये समाप्त हो जाती है। गर्भावस्था की बात करें। अगला प्रश्न है आंतरिक अंगों के निर्माण की शुरुआत और बाहरी भौतिक विशेषताओं का निश्चित रूप लेना निम्न में से किस अवधि से शुरू होता है। तो आंतरिक गुणों का निर्माण के साथ साथ बाहरी भौतिक विशेषताओं का रूप लेना यह आपकी किस अवधि में होता है। आपके भ्रूण काल की बात करेंगे, एम्ब्रियोनिक पीरियड की बात की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न चाइल्ड डेवलपमेंट एंड बाल विकास की बात करेंगे। अगला प्रश्न है मुसेन, कांगर और कागन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में रचनात्मक के लिए एक बाधा नहीं। तो ये जो मनोवैज्ञानिक है आपके लिए नए होंगे, शायद आप कम पढ़े होंगे इस मनोवैज्ञानिक का नाम। तो ये एक ऐसे हैं जो समस्या समाधान में रचनात्मक के लिए एक बाधा नहीं मानते और वह है पर्याप्त ज्ञान। पर्याप्त ज्ञान अगर होगा तो वह बाधा नहीं होगा। बाधा कब होती जब समस्याओं के तत्वों को अगर भूल जाते हों, जब आप में असफलता का डर हो। सफलता पाना है तो असफलता का डर छोड़ दीजिए। निश्चित पूर्व मान्यताएं,
पहले से ही मान्यता मत करिए मेरे को 80 नंबर चाहना है, 100 में क्वालिफाइड हो जाना, बस निश्चित कर लेंगे तो दिक्कत हो जाती। अगला प्रश्न, बच्चे का अकेले सोने से इंकार करना किस प्रकार के भावात्मक विकार का लक्षण है? यह पृथक्करण चिंता होगी। सेपरेशन एंग्जायटी की बात कर रहे हैं। बच्चे का अकेले सोने से इंकार करना, बच्चा कहता है ना साथ में सोऊंगा, तो क्या होता है? पृथक्करण चिंता होती कि अलग रहेंगे तो क्या डर होता है, क्या चीज़ें होंगी, तो बच्चा डरने लगता है, इसलिए बच्चा अकेले नहीं सोता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा ऐसा व्यवहार जो किसी विशेष समय में किसी दिए गए समाज के सांस्कृतिक मानदंडों या कानूनों के अनुरूप नहीं होता है और अक्सर नकारात्मक रूप से स्वीकृत होता है, उसे अपराधी कहा जाता है? किसने कहा है? ये कहने वाले आपके ओमोगो एसिरी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। एक शिक्षक एक छात्र को एक लोकप्रिय गीत गुनगुनाते हुए देखता है जिसमें उच्च कामी भाषा है, तो निम्नलिखित में से किस मामले में अपराध का कारण साथियों के दबाव को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? बच्चे ने माता पिता को गुनगुनाते सुना होगा या बच्चे ने यूट्यूब पर गाना सुना होगा? यूट्यूब शब्द आ गया, समझ लीजिए यूट्यूब एक बहुत हिस्सा है, यूट्यूब है जिससे हम और आप जो है दोनों चीज़ें मिल पा रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं। तो एक शिक्षक को एक छात्र को एक लोकप्रिय गीत गुनगुनाते देखता है जिसमें उच्च कामी भाषा मतलब समझ गए होंगे, ठीक है? तो काम प्रवृत्ति वाली भाषा अगर बच्चा गाने में उपयोग कर रहा है तो बच्चे ने माता पिता गाना गुनगुनाते सुना होगा या बच्चे में यूट्यूब पर गाना सुना होगा, तो दोनों चीज़ें अर्थ आपकी नहीं हो रही, तो ESV ने यहाँ पे डी ऑप्शन को सही माना है, ठीक है? पहले PB था, अब ESV बन चुका है, ये सभी लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण नियम 2015 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा 16 से 18 की आयु वर्ग के जघन्य अपराध वाले अपराधियों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती है? और वह है आपका धारा 15, जी हाँ, सेक्शन 15। और याद रखिएगा जो किशोर न्याय अधिनियम है इससे संबंधित हर बार पेपर में CDP में एक क्वेश्चन जरूर आया है, अभी तक जितने हमने पेपर किया है। अगला, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो समावेशी शिक्षा का सिद्धांत समान अवसर पर निर्धारित होता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि निम्न में से कौन जो है कम दृष्टि वाले बच्चे की विशेषता या विशेषताएं हैं, जो कम देख सकते हो बालक, तो ऐसे बालक जो बालक कम देख पाते हैं उनको पढ़ते समय आँख का मार्गदर्शन करने के लिए उंगली का उपयोग करते हैं, बार बार आँख मलना, दोनों चीज़ें हो जाएंगी, तो दोनों चीज़ें होंगी, इसलिए दोनों चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझना है। निम्नलिखित में से कौन जो है संक्रमण और नशे के कारण होने वाली संज्ञानात्मक अक्षमताओं का एक महत्वपूर्ण ज्ञात कारण है? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, इनमें से कौन जो है संक्रमण और नशे के कारण होने वाले संज्ञानात्मक अक्षमता का महत्वपूर्ण ज्ञात कारण, और वह क्या कहलाता है? ना रूबेला, ना उपदंश, ना ही आपका इंसेफेलाइटिस, तो वह होता है मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज संक्रमण नशे के कारण होने वाली संज्ञानात्मक अक्षमताओं का महत्वपूर्ण ज्ञात कारण ये नहीं होगा, इससे ज्ञात नहीं होगा। बाकी रूबेला, उपदंश, आपके इंसेफेलाइटिस ये ज्ञात कारण है, लेकिन अज्ञात कारण क्या है? मधुमेह। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक रूप से कुसमयोजित बच्चों के पीछे का कारण क्या होता है? सामाजिक रूप से देखा जाए जो बच्चे कुसमयोजित होते हैं यानी संयोजन नहीं कर पाते हैं, उनका प्रमुख कारण क्या होता है? उनका प्रमुख कारण होता है सामाजिक विषमताएं, आर्थिक विषमताएं, शैक्षिक विषमताएं, तीनों विषमताएं कारण है। तीनों विषमताएं कारण सामाजिक रूप से बच्चा कुसमयोजित हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि समूह कारक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक दिए गए शब्दों को समझने और समझने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है? वह वाचिक भाषा योग्यता, जिसे हम वर्बल मीनिंग एबिलिटी बोलते हैं। इसके बाद 10 क्वेश्चन और बचे हैं CDP के, इस पेपर को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका यह विश्वास था कि स्कूली जीवन गृहस्थ जीवन और अनुभव के विकसित होना चाहिए? किसका यह विश्वास है कि स्कूली जीवन जो है गृहस्थ जीवन और अनुभव से विकसित होना चाहिए? किसका विश्वास है? जॉन डेवी। जी हाँ, प्रोफेसर जॉन डेवी का विश्वास है
कि स्कूली जीवन गृहस्थ जीवन अनुभव से विकसित होना चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों कि खालिस्तान शिक्षा शास्त्र शिक्षार्थियों को लोकतांत्रिक वातावरण में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने के समान अवसर प्रदान करता है। कौन करता है? समान अधिकारवादी शिक्षा शास्त्र। जो समान अधिकारवादी शिक्षा शास्त्र है, यह शिक्षार्थियों को लोकतांत्रिक वातावरण में शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने के लिए समान अवसर प्रदान करता है। समान अवसर मतलब समान अधिकारवादी। तो प्रश्न पर ही उत्तर आपका था, केवल समझना जरूरी था। जिसने समझ लिया होगा उसने उत्तर दे दिया होगा। अगला प्रश्न समझिएगा। अगला कि छठी कक्षा की छात्रा, जी हाँ 6th क्लास की बच्ची जो है राशि नई सामाजिक और शैक्षणिक मांगों का सामना करने की कोशिश कर रही है। एरिक्सन ने सामाजिक विकास के क्रम के अनुसार किस बुनियादी संघर्ष से गुजर रही है? क्या कर रही है बच्ची? सामाजिक और शैक्षिक मांगों का सामना करने की कोशिश कर रही है। तो एरिक्सन के अनुसार सामाजिक विकास के क्रम में वह किस पर है? वह उद्योग बनामहीनता, इंडस्ट्री वेसेज इनफ्रीक्रेटी। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल जाते समय नैना एक नेत्रहीन व्यक्ति को देखती है जो एक सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। वह जानती है कि यदि वह इस व्यक्ति की मदद करती है तो स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। इसके बावजूद वह नेत्रहीन व्यक्ति की मदद करती है। तो इस पर क्या हो जाएगा? नैतिक विकास हो जाएगा। मोरल डेवलपमेंट की बात करेंगे। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है साथियों, स्पीयरमैन द्वारा जी फैक्टर बुद्धिमत्ता के निर्माण की आलोचना किसके लिए की गई थी? जी फैक्टर, वह दोस्तों मैथमेटिकल अप्रोच अर्थात गणितीय दृष्टिकोण के लिए। जी हाँ दोस्तों, स्पीयरमैन द्वारा जी फैक्टर बुद्धिमत्ता निर्माण की आलोचना किसके लिए की गई थी? आपके गणितीय दृष्टिकोण के लिए, मैथमेटिकल अप्रोच के लिए की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? देखिए, सामाजिक संपर्क अंतरक्रिया यह सामाजिक प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। शिक्षा एडुकेशन जो होता है सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रभावित नहीं करता। जिनको शिक्षा नहीं होती वो भी आपके सामाजिकरण की प्रक्रिया समझते हैं, लेकिन पहचान प्रभावित करेगा, भाषा प्रभावित करेगी। लेकिन एडुकेशन जो है शिक्षा, ESV ने यहाँ पे सही माना है। आपके अकॉर्डिंग क्या है? आप लोग भी कमेंट करके फीडबैक करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चों की निशानी नहीं माना जाएगा? देखिए, जिज्ञासा निशानी होगा, रचनात्मक विचार, सार रूप में सोचना, ये सारे प्रतिभाशाली बच्चों की निशानी हैं। लेकिन दूसरों से लड़ना झगड़ना, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करना, ये आपके प्रतिभाशाली बच्चे की निशानी नहीं है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सिद्धांत होगा। किसका सिद्धांत होता है? तो जीन पियाजे जी के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध विचार भाषा निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। एक परीक्षण की विश्वसनीयता कैसे बढ़ाई जा सकती है? कोई परीक्षण है उसकी विश्वसनीयता हम कैसे बढ़ा सकते हैं? वह विशेषज्ञों की सहमति प्राप्त करके उसकी विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है। लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निश्चयात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो वह बेहतर कौन सी हो सकती है? वह यह हो सकती है साथियों, ये अपने विचारों द्वारा खोजे करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करें। क्या होना चाहिए? एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निश्चयात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल है। यह प्रक्रिया अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। तो ये रहे दोस्तों आपके टोटल क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आई होप सभी लोग समझेंगे। डेली 7 PM में आपके प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर किया जाता है। इसके बाद क्लासेज भी आपकी स्टार्ट होगी। 1 मंथ की सीरीज चल रही है प्रीवियस पेपर को सॉल्व करने की। तो 1 महीने पूरे यह सीरीज चलेगी। पूरे पेपर सॉल्व कीजिए अच्छे तरीके से। इसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी आपके 4 महीने समझ लीजिए। अक्टूबर के पहले एग्जाम नहीं होने वाला। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जी हाँ 4 महीने समझ लीजिए। नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि डिले होगा ये हमें पता है।
ठीक है। तो आपके समय 3 महीने मान लीजिए समय है आपका पूरा, तो 1 महीने आप समझ लीजिए कि ये रहेगा, 1 महीने पूरा सिलेबस चलेगा, 1 महीने आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा, तीनों महीने पूरा सेटअप है। और इस सेटअप पे सभी लोग तैयार रहिए, इस बार 101% बिल्कुल क्रैक करना है, सिलेक्शन पाना है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।